ये तो कोई सुन ही नहीं रहा सब जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे राम। क्या ये कहाँ जा रहे हैं सारे? हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। चलो हरे कृष्णा बच्चों, चले आगे। हरे कृष्णा बेटा। कल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के बारे में बेटा। एएस 4 के बारे में। चलो एएस 4 के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो बताओ क्या था उसमें? एडजस्टिंग और नॉन पहले हमने किसके बारे में बात की थी? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होता है? बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल से पहले के। वो दो तरह के होंगे, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट कौन से होंगे? जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती होगी वो एडजस्टिंग होगा। नॉन एडजस्टिंग कौन से होंगे? जिनकी जो इवेंट तो हुए हैं लेकिन बैलेंस शीट डेट पर उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था, वो आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होंगे। फिर मैंने आपको बताया था, कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जो आपके क्वेश्चन पड़े हैं उन्हीं से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। तो बेटा उसमें हम लोगों ने उसमें हम लोगों ने एक बात जो डिस्कस की थी वो ये थी, मैंने जैसे लॉस ऑफ स्टॉक का एग्जाम्पल लिया था, डेटर्स का एग्जाम्पल लिया था। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, एक क्वेश्चन स्पेशल बताओ कौन सा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था डिविडेंड का। तो मैंने आप लोगों को कहा था, एक तो यार ये पेज नंबर, बेटा ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था डिविडेंड डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेरेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो मैंने कहा था ये पहले, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहा था सब बच्चों को याद करना है। हालांकि इस पर इतना पूछा जा चुका है, अब मेरे को लगता नहीं कि इस पर कुछ पूछेंगे ये लोग काफी समय तक। तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ आइटम बताओ कौन से होते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन वो बाय नेचर बेटा या तो स्पेशल नेचर के होंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको प्रिविलेज देगा, या फिर लॉ बोलेगा कि नहीं भाई ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्या करके दिखाओ। तो ऐसा ही एक स्पेशल दर्जा किसको दिया हुआ था? प्रपोज डिविडेंड को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे? इसको यहां से बेटा इस डेट के बीच में, बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल के बीच में यहां ये प्रपोज करते थे, अनाउंस करते थे, और इसको हम एडजस्ट कर देते थे, पी एंड एल से निकाल के प्रपोज डिविडेंड नाम के एक अकाउंट में ट्रांसफर करके करंट लायबिलिटीज में शो कर देते थे। जबकि बताओ अनाउंसमेंट से कंपनी की क्या क्रिएट नहीं होती, कोई लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं होती। तो उससे एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? एएस का वो जो था प्रिविलेज था, वो एएस ने प्रिविलेज बताओ अपना कब छीन लिया? 2016 में उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट कर दिया। बोला साहब लॉ तो इन्हें क्या नहीं देता, बोलो भाई, लॉ तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देता नहीं है, मैं नहीं दे रखा था। तो उन्होंने कहा कि हम डिविडेंड को क्या नहीं मानते। एक सेकंड रुको, एक सेकंड।
हाँ, हम इसे क्या नहीं मानते, स्पेशल आइटम अब नहीं मानते। तो बेटा प्रपोज डिविडेंड को बताओ, अब इस तरह का प्रपोज डिविडेंड बताओ क्या होगा, वो केवल और केवल डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, अब इसका का केवल डिस्क्लोज किया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अब इस तरह का केवल डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ये बात हमारी बताओ कल हो गई थी, सबको समझ में आ गई है बात। इसमें बेटा एक चर्चा और करनी थी जो कल पेंडिंग रह गई थी हमारी, बताओ क्या, गोइन कंसर्न अजम्पशन। मोस्ट लगा लो, ये भी याद होना चाहिए आपको, इस पर भी क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल आएगा, मैं आपको बता चुका। मोस्ट लगा लो सारे बच्चे, याद करना है, लर्न करना है। मैंने कल ये लिखवा दिया था, शायद शॉर्ट में लिखवा दिया था इसके बारे में, बेटा इस पर लिख लो आप चाहो तो ब्रैकेट में, गोइन कंसर्न पेज नंबर 1.5 SM अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि आप जब देखो तो यहां से देख लेंगे। डिविडेंड डिक्लेरेशन पे भी ब्रैकेट में लिख लो पेज नंबर 1.5, और गोइन कंसर्न पर भी लिख लो पेज नंबर 1.5, ताकि जब आप देखो तो फिर यहां से प्रॉपरली याद कर सको। बेटा ये क्या है, इसको समझते हैं सारे बच्चे। देखो बेटा ये बताओ मुझे, यहां पर ये बैलेंस शीट डेट है, व्हाटएवर जो भी फाइनेंशियल ईयर है, ये 2011-12 है, ये 2012-13 है, 31 मार्च 2012 ये बैलेंस शीट डेट है, और ये मान लो 1 जुलाई 2012 ये डेट ऑफ अप्रूवल है, ये अप्रूवल की डेट है, ये बैलेंस शीट डेट है, अप्रूवल की डेट है। यहां एक मशीन एक जल गई, आपकी मशीन 15 करोड़ रुपए की मशीन थी, जो आपने विदेश से मंगवाई थी, बेटा मेजर इन्वेस्टमेंट किया था। ये ऑटोमेटिक जो इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो, ये उसका ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करती थी, काफी कॉस्टली थी। एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन आपने एडवांस टेक्नोलॉजी की एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन आपने मंगवाई, अब ये जल गई। बताओ कौन सा इवेंट है, कौन सा इवेंट है ये? अरे नालायको, सिग्निफिकेंट, मैं वो नहीं पूछ रहा, एडजस्टिंग, और मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ 15 करोड़ रुपए तो सिग्निफिकेंट तो होगा। समझ में आ गए बेटा? मेरे कल पर्स से 5 रुपए गिर गए थे, मैंने पूरा घर लगा दिया ढूंढने में। आई बात समझ में? तो बताओ क्या था वो भी, क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट के बारे में मत बोलो, जब भी आएगा तो बताओ, इवेंट अगर क्वेश्चन में आ गया तो वो आपको डिसाइड नहीं करना, आपको डिसाइड क्या करना है, अगर आपको ये डिसाइड करना पड़ जाए बच्चे को सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, तो बच्चा तो बोले ऐसी की तैसी नॉन सिग्निफिकेंट इवेंट, बात ही नहीं करनी, काएगा डिस्क्लोजर, काएगा खत्म, AS4 की वोट लगा दे 1 सेकंड में। तो आपको ये डिसाइड नहीं करना कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, बेटा क्वेश्चन है इसका मतलब, तो वो तो हटा दो दिमाग से, ठीक है? क्योंकि एक चीज आप दिमाग में रखो बेटा, सिग्निफिकेंसी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, आ गया, सिग्निफिकेंसी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। सर मिले क्या आपको फिर आपके 5 रुपए जो घूम गए थे? नहीं बेटा, मुझे तो क्लास लेने आया था, अभी घर वाले अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। अच्छा फोन करके पूछूं क्या नकुल? चल नकुल, मैं अभी पूछ के बताऊंगा, है ना, मेरे घर वाले के। हाँ बेटा, सिग्निफिकेंसी की डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे आप, मेरे तो 5 रुपए पूरा परिवार ढूंढ रहा है, और आप लोग 10-10 रुपए के चिप्स यूं ही खा खा के और उसमें 2-2 डाल के छोड़ देते हो, ठीक है? और कैसे पार्टियां चल रही होती हैं, चिप्स के पैकेट खुले होते हैं और वो उड़ रहे होते हैं, 2-4 चिप्स नीचे भी गिर जाते हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। 20-20 रुपए के पैकेट यहाँ खुले पड़े थे, और कल तो वो एक मठरी का डब्बा खोल के, वो पूरा थैली खोल के बैठा था, वो 100-200 रुपए की, वो पीछे बैठा था ना एक, जिसका 20 रुपए की, बेटा मैंने कभी खरीदी नहीं तो मुझे पता नहीं, वो इतनी बड़ी थी ना, तो मुझे लगा बड़ी चीज है तो महंगी आई होगी। तो
इसका मतलब यह है कि सिग्निफिकेंसी डिफाइन नहीं की जा सकती। देश के 5 रुपए का लॉस, बेटा नहीं देश के नहीं, मेरे 5 रुपए का लॉस। देश के काय हो गए? देश के घर वाले थोड़ी ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा नुकसान है बेटा, तेरे को तो पता भी नहीं था नालायक, तेरे को तो मैंने बताया कि मेरे 5 रुपए खो गए। नेक्स्ट, चलो मुद्दे पर आते। समझ में आया? तो हमें उससे तो लेना देना है नहीं कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। मुझे ये बताओ, एडजस्टिंग या नॉन, ये कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो बेटा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो मैं बता दूंगा कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज आउटसाइड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि अमाउंट रुपीज 15 करोड़ मशीनरी लॉस बाय फायर। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्या? कि क्या इससे गोइंग कंसर्न इफेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही? समझ में आया? आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि बेटा इससे ऑर्गेनाइजेशन की गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाए? क्योंकि बताओ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रखा था बेटा, मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखा था, एडवांस मशीनरी मंगाई है भाई साहब, क्या बार बार बस किए क्या? बेटा एक आदमी अपने जीवन में एक बार मकान बनाता है, ठीक है, मकान बना लिया, और आजकल सरकारें आपको पता है बुलडोजर लेकर पहुंच जाती हैं, ठीक है। अब बताओ बुलडोजर लेकर पहुंच गई तो आपको नहीं लग रहा कि सब कुछ बर्बाद हो गया उस आदमी का? तभी तो इनकी कमर तोड़ रहे हैं ये लोग, दम मचाते फिर रहे हैं, तो ताकि सोचे ही नहीं, सब कुछ चौपट कर दो इनका, अब बस रोजी रोटी में लगे रहो, उदम सूझेगा ही नहीं। उदम कब सूझता है आदमी को? जब उसका पेट भरा होता है, तो फिर वो फालतू की चीजें सोचता है। जो आदमी पेट भरने में लगा है वो थोड़ी सोचेगा फालतू की चीजें। अब ये बताओ, आपको नहीं लगता गोइंग कंसर्न खतरे में आ गई? कब खतरे में आ गई? अगर ये इंश्योर्ड नहीं है तो। अगर इंश्योर्ड है तो हाँ, परेशानी तो होगी ऑर्गेनाइजेशन को, बेटा परेशानी होगी, लेकिन बताओ क्या होगा? वो कुछ समय बाद उबर जाएगी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पैसा आएगा, फिर हम मंगा लेंगे। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वो बियरेबल है, मैनेजेबल है, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये बताओ अगर वो प्रॉपर्टी क्या नहीं है, इंश्योर्ड नहीं है, तो आपको नहीं लगता अब ये ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पर फूल जाएंगे? अब ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये नुकसान हो गया, और ये नुकसान कहीं ना कहीं बताओ ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेशन में ले जाएगा। तो जब भी आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट या इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और बिफोर अप्रूवल, ये जो इवेंट्स होंगे और ये मेजर जो सिग्निफिकेंट इवेंट है, अगर आपको जब आप बताओगे ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, तो एट द सेम टाइम आप एक बात और सोचोगे, बताओ क्या? कहीं गोइंग कंसर्न को तो कोई खतरा नहीं है इस इवेंट की वजह से? अगर आपको लगता है द आंसर इज यस, तो आपकी अकाउंटिंग, ध्यान रखना, ये जो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप फाइनलाइज करोगे, ये बेटा किस बेसिस पर बनेंगे? लिक्विडेशन बेसिस पर बनेंगे। फिर ये लिक्विडेशन बेसिस जानते हो आप? यानी आपकी बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज रिलाइजेबल वैल्यू पर आएंगी, ठीक है। उनके प्रॉफिट और लॉस किस में बुक हो जाएंगे? पी एंड एल में बुक हो जाएंगे। फिर आपकी बुक वैल्यू पर कोई भी चीज नहीं आएगी। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बोल रहा है। तो आप देखो यहां पर सारे बच्चे, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बेटा इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब समझ गए? बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल से पहले जो इवेंट होंगे may indicate that the enterprise, बोलो, cease to be going concern, यानी वो इस बात का इंडिकेशन दे सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की गोइंग कंसर्न खतरे में आ गई, शायद वो बंद हो जाए, क्योंकि वो इवेंट ही इस तरह का है, मेजर इवेंट है। सारे इवेंट नहीं, आपको बस देखना है कि वो जो इवेंट हुआ है क्या वो इंडिकेट कर रहा है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन खतरे में आ गई। फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, ये पॉइंट आप एक साथ मत पढ़ना। सेकंड पॉइंट, और डिक्रीज। अब ये डिटोरेशन को आप छोड़ दो, डिक्रीज लिख लो ताकि आपको वर्ड समझ में आ जाए। यानी इसका मतलब था कमी होना। अ डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन और अनयूजुअल चेंज अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस आफ्टर बैलेंस शीट डेट। गया क्या दिमाग में?
बताओ उस इवेंट की वजह से क्या हो गया? डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रिजल्ट, डिक्रीज इन फाइनेंशियल पोजीशन, आ गया एबनॉर्मल चेंज, एबनॉर्मल चेंज अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटी। बेटा मशीन, मैंने कहा ना मेरा मेजर मशीन डैमेज हो गया जिसके भरोसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, तो बताओ आपको नहीं लग रहा क्या ऑपरेटिंग रिजल्ट कम हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि वो नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, लेकिन मैंने क्या कहा, क्या देखना है भैया? इंश्योर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो गोइंग कंसर्न, बस मुझे यही तो चेक करना है गोइंग कंसर्न खतरे में आई या नहीं आई, इंडिकेशन मिल रहा है या नहीं, इंडिकेशन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, 15 करोड़ रुपए 2 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी दे देगी वेरिफिकेशन के बाद, और मैं निकल जाऊंगा। हाँ परेशानी में तो आया हूं लेकिन बाहर निकल जाऊंगा, गोइंग कंसर्न पर खतरा नहीं है। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो ये परेशानी गहरी परेशानी है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन 2-3 महीने में जाने वाली है बस। अब ऑर्गेनाइजेशन की बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग रिजल्ट डाउन चले गए, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस, क्योंकि वो लॉस खुद ही को बियर करना पड़ेगा, तो पीएनएल में नेट प्रॉफिट नेट लॉस में बदल जाएगा। और नेट लॉस बताओ किसको हिट करेगा? बैलेंस शीट में आके कैपिटल को हिट करेगा। तो इधर से तो क्या गई? असेट गई, और इधर से कैपिटल गई, बर्बाद हो गई आपकी कैपिटल 15 करोड़ रुपए की। समझ में आ गया? और बताओ ये क्या है? एबनॉर्मल चेंजेस अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस, और ये कोई नॉर्मल चेंज नहीं आया, ये एबनॉर्मल चेंज है गोइंग कंसर्न पर। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, वो मैंने एग्जांपल मेजर प्रोडक्शन प्लांट का दिया ही था। may indicate a need to consider whether it is proper to use fundamental accounting assumption of going concern in preparation of the financial statement। अगर ऐसा है तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि भैया यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए गोइंग कंसर्न असम्पशन को। गया क्या दिमाग में? तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स में, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है तो मैंने कहा ये आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, in case the going concern assumption is not valid। मान लो आपको इंडिकेशन क्या मिलते हैं? गोइंग कंसर्न assumption बर्बाद हो गई, वैलिड नहीं है। in case going concern assumption is not valid, the financial statements are prepared on liquidation basis। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पर, यानी नेट रिलायजेबल, बैलेंस शीट में सारी एसेट सारी लायबिलिटी नेट रिलायजेबल वैल्यू पर आएंगी। आई बात समझ में? तो बेटा हमें अगर इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होते हैं तो हमें बताओ क्या करना है। अगर इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है तो हमें क्या करना है? हमें शायद वो इंडिकेट करें कि गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड नहीं है। अब ये कैसे इंडिकेट करेंगे? डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रिजल्ट, डिक्रीज इन फाइनेंशियल पोजीशन, एबनॉर्मल चेंजेस इन एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये इस बात से इंडिकेशन मिलेगा। में इंडिकेट, ये फैक्टर इंडिकेट करेंगे कि वेदर इट इज प्रॉपर टू यूज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है नहीं, गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड नहीं है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पर बनाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? कितने तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा? 4 तरह। यहाँ आप देखो 4 तरह के। एक बेटा, एक एडजस्टिंग, आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं बताना है, वो डेफिनेशन जो लिखवाई थी वो याद करनी है। दूसरा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं वो याद करना है। तीसरा, डिविडेंड का वो याद करना है, ये आपको मैंने यहाँ से बता दिया। चौथा, गोइंग कंसर्न याद करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। चलो आगे, चलो अब ये देखो इन लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बताओ कितने तरह के होंगे? एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग किसे कहते हैं? जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है। नॉन एडजस्टिंग, जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती। बताओ क्या करना होता है इनका? असेट्स और लायबिलिटी में एडजस्ट, इनको एडजस्ट नहीं करते, ओनली डिस्क्लोज करते हैं। बेटा ये AS4 खत्म हो गया, मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई। चलूं मैं आगे।
इसमें ये इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सॉल्व करने। मैं एक पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाए एक के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 2 में थोड़ा सा इन लोगों ने फैक्टर बताया हुआ है तो मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ बस, बाकी सारे आप क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएंगे। एन एंटरप्राइज डिस्ट्रॉयड मेजर वेयरहाउस ऑफ ए लिमिटेड on May 2012. The accounting year the company ended 31st March 12. The accounts were approved on June 2012. The loss from the earthquake is estimated 30 lakh rupees. State with the reason whether the loss due to earthquake is an adjusting or non-adjusting event and how the fact of the loss is disclosed. तो सबसे पहला काम बताओ मुझे क्या करना है। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग नहीं देखना, मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप दिमाग में चलो। अब बेटा मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, मैंने उसी हिसाब से पढ़ाया क्योंकि अब इतना आपको पता है समय है नहीं कि हम क्वेश्चन को डिस्कस, आप लोग क्वेश्चन देखोगे समझ में आएंगे और नहीं आते तो सर्कल लगा के रख लेना, एक साथ पूछ लेना मेरे से। मैंने आपसे कहा पहले मैं ये डिसाइड करूंगा, हालांकि वो डिसाइड 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि भाई वो बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल के बीच में आ रहा है। बैलेंस शीट डेट बताओ क्या है, 31 मार्च 12। अप्रूवल डेट क्या है, जून 2012। यहां कहीं मई में अर्थक्वेक आया है, बोलो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये कौन सा इवेंट है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी जो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल से बीच की डेट का है। बिल्कुल सही है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, बोलो बेटा। इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट पर थोड़ी हमें पता था कि भूकंप आने वाला है, तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। दैट्स व्हाई इस 30 लाख रुपए का क्या होगा, डिस्क्लोजर होगा। बोलो बात समझ में आ गई। चलो मैं आगे, क्या आंसर इतना ही होगा, आई बात समझ में बेटा। अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। हालांकि इसने क्या नहीं बोला क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला, इसने तो बताया एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग है, लॉस बताओ। तो लॉस को हम 30 लाख रुपए के लॉस को बताओ क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, बात खत्म। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक एक सामान्य घटना नहीं है। तो बताओ पहला आंसर देखो आप बेटा, फर्स्ट आंसर देखो। एज पर AS4 ये नाम दे रखा है इन्होंने, state that the adjustment to assets and liabilities are not appropriate for events occurring after the balance sheet date if such event do not relate to condition existing at the balance sheet date। गया क्या दिमाग में, क्योंकि आपने पहले ही बताओ क्या डिसाइड कर लिया था, ये नॉन एडजस्टिंग है तो नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन लिख दी, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई ये नॉन एडजस्टिंग है। इसका एडजस्टमेंट असेट्स और लायबिलिटी है जिसमें भी है वो अप्रोप्रिएट नहीं है करना। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस ड्यू टू द अर्थक्वेक डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 12। हमें थोड़ी पता था 31 मार्च बैलेंस शीट डेट को ये हो जाएगा। Therefore, the loss occurred due to earthquake is not recognized in financial statement। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा, यानी एडजस्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, however according to the standard unusual change affecting the existence और, अब बताओ क्योंकि मुझे क्या लगा यार अर्थक्वेक आया, तो बताओ मुझे क्या चेक कर लेना चाहिए, गोइंग कंसर्न चेक कर लेना चाहिए। तो बताओ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अनयूजुअल चेंज ऑफ द एग्जिस्टेंस of the enterprise after the balance sheet date may indicate need to consider the use of the fundamental accounting assumption or going concern for the preparation of the financial statement। क्या आपको नहीं लगता उसने क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा उसने, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रॉयड मेजर वेयर हाउस। मेजर का मतलब बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बर्बाद हो गया। इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर प्रोडक्शन प्लांट, मेजर बिल्डिंग, मेजर वेयर हाउस, खुद इंडिकेट कर रहा है।
तो मुझे यहां लगा मेजर है। सर मेजर नहीं होता तो बेटा फिर मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। बोल रहा है वो मेजर है। अर्थक्वेक खुद अपने आप में एक डेंजर एक्टिविटी है, और दूसरा मेजर हमारा वेयर हाउस डैमेज हुआ है। तो यहां पर एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, द अर्थक्वेक हैज ऑकर्ड मेजर डिस्ट्रक्शन, therefore the fundamental accounting assumption would have to be evaluated। क्योंकि मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है तो बताओ मुझे क्या चेक कर लेना चाहिए? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन गोइंग कंसर्न इवेल्युएट करनी चाहिए, कंसिडरिंग दैट द गोइंग कंसर्न असम्पशन इज स्टिल वैलिड। ये मानते हुए कि गोइंग कंसर्न असम्पशन स्टिल वैलिड, अभी भी वैलिड है, तो फैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक टुगेदर विद एस्टिमेटेड लॉस शुड बी डिस्क्लोज। ये मानते हुए कि ये गोइंग कंसर्न असम्पशन अभी भी वैलिड है। नेगेटिव आंसर नहीं देना है आपको कि भैया अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो हम क्या करेंगे, लॉस अर्थक्वेक ड्यू टू लॉस अमाउंट टू बी 30 लाख ड्यू टू अर्थक्वेक का डिस्क्लोजर करेंगे, लॉस का डिस्क्लोजर करेंगे। अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड नहीं है तो हम लिक्विडेशन बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे। दोनों आंसर नहीं देने आपको। बोलो क्यों? डिस्क्लोजर बेटा लिक्विडेशन हो गया तो अब काय का डिस्क्लोजर? बेटा नहीं, डिस्क्लोजर नहीं देंगे, हम बोलेंगे हमारी अकाउंटिंग की लिक्विडेशन बेसिस पर है। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। लिक्विडेशन बेसिस का मतलब पूरी चीजें बदल गई, बिजनेस ही बंद होने वाला, आगे नहीं चलेगा, पूरी चीजें बदल गई, तो उसमें केवल डिस्क्लोजर किसका होगा? अकाउंटिंग डन ऑन लिक्विडेशन बेसिस, बस बस ये डिस्क्लोजर। आप चाहो तो वो कर दो ड्यू टू सो एंड सो रीजन, क्लियर है? तो वो खाली डिस्क्लोजर नहीं होगा, वो तो पूरा इंपैक्ट चेंज हो जाएगा। वहां डिस्क्लोजर की बात नहीं हो रही, अकाउंटिंग लिक्विडेशन बेसिस। तो आप किसका डिस्क्लोजर दोगे? लिक्विडेशन का डिस्क्लोजर दोगे कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है? आ गया? तो वो एक चीज ही बदल जाएगी। डिस्क्लोजर का मतलब यहां केवल क्या है? इंडिकेशन कि ये एक इवेंट हुआ है। इवेंट का डिस्क्लोजर नहीं होगा, फिर वहां अकाउंटिंग का डिस्क्लोजर हो रहा है। हम इवेंट की बात कर रहे हैं। अगर इवेंट आप खाली डिस्क्लोज कर रहे हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि काफी बच्चों के बारे में कॉल आते हैं, सर इसमें दोनों आंसर क्यों नहीं दिए? इसने खाली क्या बोला है कि इवेल्युएट करना है, कंसिडरिंग दैट, ये मानते हुए कि गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड है। तो बताओ हम केवल क्या देंगे? डिस्क्लोजर देंगे कि अर्थक्वेक की वजह से 30 लाख रुपए का लॉस हो गया, ताकि यूजर ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छी तरह से इवेल्युएट कर पाए। बोलो बात समझ में आ गई? अब कोई बच्चा, सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें दूसरा क्यों नहीं बताया? कुछ भी हो सकता है बेटा, क्वेश्चन ने कहीं भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दी नहीं है। बोलो आ गया समझ में? तो आपको इतना बताना है कि हम इवेल्युएट करेंगे, और इवेल्युएट करके ये कंसिडर करेंगे कि फंडामेंटल गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? वैलिड है। तो पॉजिटिव आंसर देना, नेगेटिव नहीं देना। कब तक? जब तक क्वेश्चन में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना हो। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो क्या समझ में आया ये? बस इसमें एक बात जो मेरे से पूछी जाती है तो वो मैंने बता दी, बाकी कोई पूछता नहीं। आप भी आई होप जब रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। इसमें खाली एक चीज पूछी जाती है कि सर वो नेगेटिव आंसर क्यों नहीं दिया? वो लिक्विडेशन वाला दोनों आंसर देने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव है इसलिए आप पॉजिटिव आंसर दोगे। उसने कहीं भी नहीं लिखा कि कुछ बर्बादी है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बताओ इस सारी चीजें क्या होंगी? बिजनेस की इंश्योर्ड होंगी। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा मिलते हैं 5 मिनट के अंतराल के बाद, ठीक है? हरे कृष्णा, भाग मत जाना।